तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, फर्स्ट ऑफ मैनी आई होप। 2026 की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन पिछले 3-4 दिन में ब्रूटल करेक्शन आई, और वो कल तो जो डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर काफ़ी हावी हुआ, वो 500% टैरिफ का रिस्क जो ओपन हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? सबसे पहले तो नए साल की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ें हमको 2025 में परेशान करती थी, वो 2026 में भी परेशान करना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये एक कंटिन्यूएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी वो कुछ बातें जो जो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, वो उनसे मार्केट बहुत परेशान रहता है। बट इससे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बैठा है, जो लास्ट 2, 3, 4 हफ्ते के जो मिड कैप करेक्शन हुए हैं, उसमें बॉटम्स अप बेसिस में देखा जाए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कभी भी कोई भी ऐसे बड़े मूव्स आए हैं, इंडियन मार्केट ओवरऑल 1 साल के लिए कुछ 1 डेढ़ साल से कुछ किया नहीं है इंडियन मार्केट्स ने। तो अभी बॉटम फिशिंग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर से 30-40% घट चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर स्टॉक पिकिंग किया जाए और ये ओवरऑल स्पेसेस को थोड़ा अवॉइड किया जाए, तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। ओके। तो आप इस समय कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जय कुमार जी? सबसे बड़ी थीम्स क्या होंगी आपकी इस साल? अ, सबसे पहले तो अवॉइड जो आईपीओ का जो पागलपन का दौरा जो चला था, कि हर कोई आईपीओ में डालना चाहता है पैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के, वो एक थोड़ा मुझे लगता है कि वो ट्रेंड में बहुत लोगों ने पैसा खोया है और उनके हाथ जले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ट्रेंड से अभी भी दूर रहना चाहिए। वी हैव टू लुक एट फंडामेंटल्स, और कोई भी फंडामेंटल्स आईपीओ में देख नहीं रहे हैं। और जहां तक थीम्स का सवाल है, आईपीओस के कारण बोल लो या मार्केट में लिस्टिंग्स में बोल लो, देयर इज दिस जो ग्रीन एनर्जी या सोलर का जो एक दौर चला था, जिसमें सबसे बड़ी-बड़ी मार्केट कैप्स 1 लाख करोड़ मार्केट कैप तक चली गई थी। उसमें जो अनवाइंडिंग हुआ है, या बोलते हैं कि जो एक्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म होल्डर्स बेचने को आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा डी-रेटिंग का सेक्टर होगा, नॉट री-रेटिंग बट डी-रेटिंग। यानी कि उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से यहाँ से भी 20, 30, 40% घट सकती है। तो I would avoid that particular theme for one. The second theme is जो फ्यूचरिस्टिक है, जो हर कोई प्लेटफॉर्म कंपनी खरीदना चाहता था, वो थीम्स मुझे लगता है वहां भी थोड़ा एक्सेस हुआ था। इनफैक्ट काफी हद तक एक्सेस हुआ था। जो एक्सेस मुझे लगता है अभी वो फ्रॉथ निकल जाएगा मार्केट से। तो थोड़े बहुत हमको अभी बोरिंग बिजनेसेस जहाँ कैश फ्लोज और परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम लोगों ने आई थिंक पिछले साल 2-3 बार इसका जिक्र किया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, एक दो कंपनियां थी जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग थे, बट कुछ कुछ एनवायरमेंटल रीजंस के कारण देवर स्लाइटली सबड्यूड। वो थीम्स आज भी आप अगर आप देखोगे तो दे हैव गॉन टू अ 52 वीक हाई, वन और टू स्टॉक्स इन दैट स्पेस। क्योंकि जहां कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है, कैश फ्लो बेस्ड परफॉर्मेंस है, द मार्केट विल आई थिंक रिवॉर्ड दैट। एंड बॉटम फिशिंग वहां पर वही कीजिएगा जहां पर आपको हार्ड कैश फ्लो दिखता है, परफॉर्मेंस दिखता है, और स्पेशली फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ जो सिचुएशंस है, उनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है 2026। सर ये बताइए कि अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को रीलुक कर रहा है 2026 में, और जो कमोडिटीज़ पे काफ़ी हद तक कमिटेड थे, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का बड़ा अंश मेटल्स को दिया, वो क्या करें? अभी उस अंश को मेंटेन रखें? आपका सेंस क्या कह रहा है सर कमोडिटीज़ को लेकर, प्रीशियस मेटल्स को लेकर? वी आर स्टिल इन ए इंटरमीडिएट फेज, या फिर हम कमोडिटीज़ में एक बहुत ही मैच्योर स्टेज में जा चुके हैं? आपका सेंस क्या कहता है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टैरिफ्स के कारण, या डील कभी ना कभी तो होगा, और मेरे हिसाब से इंडिया के साथ होगा, चाइना के साथ होगा, बट जैसे ही वो डील अनाउंस होता है, जो ये नॉन डॉलर एसेट्स की में जो एक
यूफोरिया सा माहौल क्रिएट हुआ है, वो शायद थोड़ा रिवर्स होना चालू होगा, स्पेशली आई वुड से द प्रेशियस मेटल्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे अपसाइड नज़र नहीं आता, लेकिन डाउनसाइड यहाँ हो सकता है गोल्ड सिल्वर में। लेकिन जो अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि अभी भी बढ़ोतरी बाकी है, स्पेशली बिकॉज़ बोथ इन टर्म्स ऑफ वेदर स्टील, कॉपर एक्सेट्रा, इन सब में मुझे लगता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल इंक्रीज। और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगा, कि इंडिया में बहुत बड़ा एक चेंज आया है जिसने मतलब उसमें थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, विच इज ओवर द लास्ट 1 ईयर करीबन $10 बिलियन ऑफ फॉरेन कैपिटल हैज वॉक्ड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस एज इक्विटी कैपिटल। आप आरबीएल बैंक को ले लो, आप यस बैंक को ले लो, आप श्रीराम फाइनेंस और आईडीबीआई का डील इज हैपनिंग, इज व्हाट वी आर हियरिंग। तो इन सब में क्या होगा, करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर ऑफ इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में आएंगे। मतलब इस सेक्टर में आ चुका है ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। उसका एवरेज लेवरेजिंग, यानी कि उसको वो बैलेंस शीट 4 से 6 गुना लेवरेज हो सकता है अगर एनबीएफसी हुआ, या 9 से 10 गुना अगर बैंक हुआ, तो करीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर का डेट लेके, यानी कि 70 बिलियन डॉलर का एसेट्स और लेंडिंग क्रिएट होगा ओवर द नेक्स्ट 4, 5, 6 इयर्स। ये बहुत बड़ा स्टिमुलस इफेक्टिवली थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव आया है कि बैंकों में आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और 25% प्लस शेयर होल्डिंग देने की मतलब मंजूरी जो दी है, इससे 60 से 70 बिलियन डॉलर का लेंडिंग बढ़ जाएगा इस स्पेस में। ऑफ कोर्स लेंडर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली लेंड करना पड़ेगा, बट इसमें बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि growth in the private sector capex will now take off, and the government doesn't need to do this through fiscal incentives. Yani ki government balance sheet will improve also because of divestments like IDBI, and more importantly, private sector capex will increase because this kind of money is available now. इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये देखो कि स्पेसेस जहां पर अपने को इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोलो, माइनिंग बोलो, स्टील कैपेसिटी बोलो, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, सीमेंट एक्सेट्रा, हर चीज में वृद्धि होगी। सो कंजम्पशन हैज बीन वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस या लॉन्ग टर्म जो एक्सेल बेस्ड बिजनेसेस बोलूंगा, उनको लेके, उनको छोड़ के अगर यदि आप हार्ड एसेट्स की तरफ चले जाएं, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स इज वन, पीएसयू बैंक स्टिल हैव वैल्यू, एंड इन एडिशन एक सेक्टर जिसका जिक्र कहे बिना ये कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हो सकता है, विच इज फार्मा। क्योंकि डॉलर रुपी और यूरो रुपी और स्टर्लिंग रुपी एक्सेट्रा गॉन सो मच अगेंस्ट द डॉलर, अगेंस्ट द रुपी। मैं ये बोलता हूँ कि एक्सपोर्ट्स का जहां तक फार्मा एक्सपोर्ट्स का संबंध है, ये बिल्कुल अनअफेक्टेड है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही ग्रोथ नजर आ रही है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक यूरोप। तो एक बार ये टैरिफ की बात अगर साइड में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मा एक्सपोर्ट्स विल बी अप इवन बिगर। सम ऑफ दीज बिग कंपनीज आर गेटिंग स्पेशलिटीज एक्सेट्रा, इनटू स्पेशलिटी जेनेरिक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे बैलेंस शीट्स आज भी फार्मा बैलेंस शीट्स आर डीलेवरेज्ड एंड दे हैव कैश इन देयर बुक्स। So that, along with the fact कि pharma weightage itself is not more than 5-6% in the index, अगर ये सब अगर आप इवेल्युएट करके आगे चलते हो, तो मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स, PSU banks and hard assets based industrials is the way forward, or we have to avoid, I would say, futuristic. I keep repeating this because I think वहाँ सबसे बड़ा अगर कोई बबल मार्केट में है तो वहाँ पर। ओके अच्छा सर, अगला प्रश्न मैं इसको पूछने के लिए प्रेरित इस बात से हुआ हूँ क्योंकि अब बजट बहुत नज़दीक खड़ा है। पिछले साल के बजट में सरकार ने मिड इनकम ग्रुप को बहुत बड़ी राहत दी थी, टैक्स कट के स्वरूप में आपके हाथ में अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम आई, लेकिन अभी तक सही मायने में एफएमसीजी उस एक वर्ष के अंतराल में कभी बेनिफिट ले ही नहीं पाया। एक और स्पेस दैट्स आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट जहाँ पे ग्रोथ विजिबल नहीं थी लास्ट 4 रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स में, बट अब बाइंग विजिबल है स्टॉक में। ये बाइंग क्यों हो रही है सर? इन एंटिसिपेशन ऑफ ग्रोथ, या फिर ऑलरेडी स्टॉक्स इतना प्राइस डैमेज हो चुका है कि अब
रीजनेबल हैं। आपका सेंस वाइट गुड सेगमेंट में क्या कहता है? मुझे मेरा स्पेसिफिकली कोई वाइट गुड सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं है एंड कंजम्पशन थीम्स आज भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स में लेवरेज है थोड़ा बहुत विच इज द एरिया दैट बैंक्स आर आल्सो गेटिंग वरीड अबाउट। तो मुझे कंजम्पशन थीम्स में थोड़ा हेडविंड नजर आता हुआ कंटिन्यूइंग हेडविंड नजर आ रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंजम्पशन विल टेक ऑफ बट यस अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टेक्स ऑफ इन द प्राइवेट सेक्टर स्पेस तो दैट कैन फ्यूअल अ कंजम्पशन बट दैट कुड बी स्टिल 4 to 6 quarters away। ओके। जय कुमार जी, इस समय एक जो मार्केट के लिए पिछले 4-5 सालों का सरदर्द है वो है एफआईआई की सेलिंग। और आपने वो फेज देखा है जिसमें हमारी मार्केट में लगातार एफआईआईज की मैसिव बाइंग थी। ये क्यों इस तरीके की सेलिंग हम देख रहे हैं और लगातार ये पिकअप ही हो रही है कम होने की बजाय, और ये कब तक हमको झेलना होगा और कब तक हमारी मार्केट इसको झेल पाएगी? मुझे लगता है सर अगर आप लोकल फ्लोज देखते हो तो उस फ्लोज के कंपैरिजन में एफआईएस का आना जाना ठीक है वो होता रहेगा। अभी मार्केट्स में बायर सेलर्स आएंगे। मुझे लगता है कि अभी मे बी 1 महीना 2 महीने में रिवर्सल्स स्पेशली जिस दिन ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा जो भी होगा मुझे काफी हद तक रिवर्सल नजर आ रही है। हैविंग सेड दैट जो एफआईएस की सेलिंग आप देखते हो पैसा फिर भी एफडीआई के थ्रू आ रहा है। Money is also coming in through IPOs, etc., which are not getting captured in the daily FI flows. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि FIs have turned secondary market में existing holdings prune down करने में FIs माहिर हैं आज के दिन, लेकिन वो पैसा वापस कहीं ना कहीं या तो IPOs के थ्रू या फिर FDI के थ्रू आ ही रहा है। So I would not be so worried. बट जो आप देखना चाह रहे हो कि एफआईएस का बाइंग मार्केट में हो सेकेंडरी मार्केट में वो देखने के लिए मुझे लगता है अभी भी 1-2 महीना तो लगेगा। बट इन बिटवीन शायद सेलिंग कैन रिड्यूस स्पेशली अगर ये बजट में थोड़ा बहुत टैक्सेशन का वापस अगर ये मुआयना करें और टैक्सेशन रैशनलाइज थोड़ा कर सकते हैं तो दैट मे एक्चुअली हेल्प इन कीपिंग एफआईएस बैक। कीपिंग एफआईआईज बैक। अच्छा, आपने शुरू में एक चीज़ कही थी कि ये कुछ थीम्स हैं जहां पर अभी भी ओवर वैल्यूएशन की करेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें आपने ग्रीन एनर्जी की बात की थी और प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात की थी। और उसके बदले में आपने कहा था कि थोड़ा बोरिंग बिजनेसेस की तरफ शायद आप प्रेफर करेंगे। दिक्कत क्या है कि बोरिंग बिजनेसेस में भी ग्रोथ नहीं आ रही है, जैसे कि अब आप ट्रेंड का शेयर देख लीजिए या फिर कुछ और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मार्केट काफ़ी डी रेटिंग दिखा रहा है। तो ऐसे में फिर इन्वेस्टर्स थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि फिर कहां पर बेट लगाएं आखिरकार। आई थिंक इंडस्ट्रियल्स का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो ये $10 बिलियन का इक्विटी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आया है खास करके बैंकों में और कुछ एनबीएफसीज में उसके कारण जो इंक्लूडिंग द लेवरेज द अमाउंट ऑफ मनी जो लेंडिंग हो सकता है आई थिंक 60-70 बिलियन डॉलर का फ्रेश एसेट्स डालने की क्षमता रखते हैं ये बैंक अभी अगले 3-4 साल में। और कोई भी सस्टेनेबल बुल मार्केट के लिए आपका वेल कैपिटलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये देखते हैं कि अगर 60-70 बिलियन का फ्रेश लेंडिंग ये कर पाए तो it will be largely to industrials. It will not be to retail public. It will not be to for personal loans or SME. It will not be for things like MFI etc. ये होगा तो हार्डकोर इंडस्ट्रियल्स में होगा। प्लस एक्विजिशन फाइनेंसिंग के लिए बैंकों का एंट्री अलाउड हो चुका है अभी, यानी कि बैंक्स जो पहले एक्विजिशन फाइनेंसिंग नहीं करते थी अभी करना शुरू कर देंगे। तो मुझे मेरा ये मानना है कि बहुत सारा जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सेस करते थे ये पैसा रेज करने के लिए वेदर एक्विजिशन फाइनेंसिंग और लार्ज स्केल कैपेक्स वो अब लोकल बैंक्स करना शुरू कर देंगे व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट बट विद 60-70 बिलियन डॉलर्स ऑफ फ्रेश लेंडिंग मुझे लगता है कि लोकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विल पिक अप इन अ बिग वे स्पेशली नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर देयर आफ्टर। और उसकी जो नॉकडाउन इफेक्ट्स हैं जो नॉकडाउन मतलब जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो वो बोरिंग बिजनेसेस में फोकस करना वेदर आप ऑटो एंसेसरी ले लो या अगर इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स ले लो उसके लिए आपको बॉटम्स अप करना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इन द पास्ट
2, 3, 4 years क्यों पैसा लोगों ने नहीं बनाया, स्पेशली ओवर 18 मंथ्स, कि हर चैनल में ये बात का जिक्र होता था कि अगर एसआईपी डालो तो पैसा बन जाएगा। तो हर कोई आके एसआईपी करके ये एक्सपेक्ट करने लगा कि 8 महीना 10 महीने के बाद विल बी 20% अप या 25% अप, जो कि नहीं हुआ है। जो कंसेंसस ट्रेड था कि एसआईपी डाल के पैसिव इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा बनेगा, पीपल विल नीड टू हैव पेशेंस, सब्र रखनी पड़ेगी उनको कि ये 2, 3, 4 साल के बाद पैसा बनेगा ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, कि हर 12 महीने के 6 महीने के बाद अगर आप देखो कि पैसिव इन्वेस्टमेंट में पैसा बना है कि नहीं, वो होना नामुमकिन सा है। ऑलराइट So that consensus trade, I think the age of next 1 year is of stock picking and sector picking. राइट जय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। Thank you.